दोस्तों दिस इज शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और हम जैसा कि जानते हैं कि मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 2018 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2018 में जो पेपर आया था प्रीलिम्स का, उसका पार्ट 2, पार्ट 1 पहले भी मैंने डाल चुका हूं, उसको पहले देखना। उसके अलावा 13 का, 14 का, 15, 16 ये सब ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। तो पहले ये सारे लेक्चर्स देखना, उसके बाद ये वाले पे जंप करना, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कोर्स है मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम। आप देख रहे हैं शुभम सिंह, सिनॉप्सिस का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो इस लेक्चर को पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। फिर ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ाता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल मैंने सिनॉप्सिस आईएएस पे शुरू किया है। जिन लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसका पार्शली कुछ जो 40% जो लेक्चर्स हैं आपको YouTube पे फ्री मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मिलेगा। तो आई विल कंटिन्यू टू गाइड एंड कंप्लीट दिस कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। तो ये जरूर करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग ऑप्शनल ले चुके हैं या जो लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आने वाले अगले 4 से 5 महीने के अंदर पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 और 2 दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ रूल ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रूल जो इंडिया में हुआ उसका क्या इकोनॉमिक असर क्या पड़ा। तो पहला है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, दूसरा है ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, तीसरा है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और चौथा है रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। तो देखिए, हुआ तो सारा असर है। ठीक है, सब कुछ अंग्रेजों की वजह से हुआ था। अगर आप देखें तो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। ठीक है, उसके अलावा आप देखें तो फैक्ट्रीज भी अंग्रेजों के ज़माने में लगाई गई 19th सेंचुरी में। अगर आप देखें तो 19th सेंचुरी में आप देख सकते हैं कि कॉटन की फैक्ट्रीज लगाई गई, फिर टिस्को खोला गया स्टार्टिंग में, फिर कॉटन फैक्ट्रीज बनी, फिर बहुत सारी जूट की फैक्ट्रीज बनाई गई, केमिकल फैक्ट्रीज भी बनी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंडिया का हुआ, फैक्ट्रीज भी खुली। तो ये भी ऑप्शन लगभग सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही है। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी हुआ। ठीक है, फिर रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन भी हुई। तो सारे ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये बहुत बड़ी एक विकट समस्या है। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश रूल है, तो ब्रिटिश रूल के ऊपर जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल चूंकि नेगेटिव माना जाता है तो इसका नेगेटिव असर होगा। मतलब कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ये पॉजिटिव है, फिर फैक्ट्रीज का बढ़ना ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है, अर्बन पॉपुलेशन का बढ़ना ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है। आप देखें अर्बन पॉपुलेशन कैसे बढ़ी थी अंग्रेजों के ज़माने में। कोलकाता आप ले लें, चाहे दिल्ली ले लें, चाहे मुंबई ले लें, चाहे सूरत ले लें, ये जितने भी सारे बड़े बड़े शहर हैं वो अंग्रेजों के वजह से ही वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ। तो सारी चीज़ें, बस यही एक नेगेटिव चीज़ है, सी वाला जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नेगेटिव का असर नेगेटिव, तो इसका जो जवाब होगा सी। जैसे इंडिया में कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, आप देखें अगर इंडिया में पहले लोग अपने पेट भरने के लिए खेती करते थे, फिर क्या हुआ, जहां पर राइस उगाया जाता था वहां पर इंडिगो उगाया जाने लगा। ठीक है, जहां पर आपके वीट और ग्राम यानी कि चना उगाया जाता था वहां पर शुगर केन उगाया जाने लगा। फिर उसके अलावा इंडिगो और शुगर केन के अलावा आप देखें तो कॉटन, टी, ठीक है, रबर, ठीक है, रबर हो गया, कॉफी, ये सब अंग्रेजों की वजह से इंडिया में आई और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे कमर्शलाइज होता चला गया। एक तरफ आप देखें तो देश जहां पर सूखे और भुखमरी की समस्या से लड़ रहा था, बंगाल की फेमाइन हो रही थी, दूसरी तरफ हम इंडिगो उगा रहे थे। ठीक है, जहां पर चावल उगता था क्योंकि बंगाल में पहले वहां पर मैक्सिमम खेतों में इंडिगो उगाया जाने लगा। नील क्रांति, फिर आपने कई बार इंडिगो रेवोल्यूशन, ये सब सारे आपने मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो यही एक समस्या थी, 3 कठिया सिस्टम। ठीक है, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल से रिलेटेड जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट पूछता है। तो इसलिए इसका जो जवाब होगा सी विल बी आवर राइट
आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज पहला है कि मोबाइल फोन के ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है, बैंकिंग में ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है, पावर ग्रिड्स के इस्तेमाल में कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी है और कैन बी यूज पूछा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, ये भी पता कर सकते हैं आप जीपीएस से। ठीक है, आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ है वो भी आप जीपीएस से पता कर लेते हैं। कौन सी चीज कहाँ मिलेगी सब कुछ तो जीपीएस से पता कर सकते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो किसी भी तरीके का इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई भी इसके ऊपर रोक टोक नहीं है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे ऑप्शन हो सकते हैं। गेटिंग इट? तो 1 2 3 विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, यानी कि छठवीं बार, इससे पहले 5 बार धरती पर जीवन समाप्त हो चुका है, छठवीं बार जीवन फिर से समाप्त हो सकता है आने वाले समय में। क्यों? तो इसके ये कुछ रीजन दिए गए हैं कि मोनोकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से मास एक्सटिंक्शन आ सकता है, धरती से सभ्यता खत्म हो सकती है, जीव जंतु समाप्त हो सकते हैं। दूसरा है कि भैया मिट्योर उल्का उल्का टकरा गई धरती से, तो जैसे डायनासोरों की लग गई थी वैसे ही इंसानों की और बाकी जीव जंतु जो इस समय धरती पर रहते हैं उनकी भी लग जाएगी। फिर तीसरा है कि लार्ज स्केल जीएम क्रॉप्स को उगाने की वजह से भी मास एक्सटिंक्शन हो सकता है। फिर चौथा है कि मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन होगा। मैंने अब क्या किया था, मैंने शान पट्टी करी थी। आप हॉलीवुड की मूवीज देखेंगे तो इसी तरीके की गड़बड़ी आप भी कर सकते हैं कि भैया उल्का टकरा जाएगी, कोई मेटियोर मेटेराइट टकराएगा, उस दिन धरती समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। मैंने भी ये वाला पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि भैया इसका मैंने ये ऑप्शन टिक कर दिया कि छठवां मास एक्सटिंक्शन उल्का टकराने से होगा। अरे नहीं भैया, उल्का टकराने से नहीं, यूपीएससी के सिलेबस में इन्वायरमेंट और ये सब सारी चीजें दी गई हैं, तो ये इसका जवाब होगा। आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस ऑप्शन को पढ़िए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन, नदियों में पोल्यूशन का बढ़ना, वातावरण में बदलाव होना, क्लाइमेट चेंज होना, तो इससे आने वाले समय में इससे मास एक्सटेंशन होगा। ये यूपीएससी का सिलेबस है। यूपीएससी का सिलेबस हॉलीवुड की मूवी नहीं है। हॉलीवुड की मूवी नहीं है जहां पर मिथुन चक्रवर्ती नहीं बोलेंगे, वहां पर टॉम क्रूज और ये लोग जाके और उसको समाप्त कर देंगे मीटियोर को टकराने से पहले, या अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और रॉक जाएंगे और वहाँ पे सब समाप्त कर देंगे। ये कुछ ये डीसी कॉमिक्स और वो सब चीज़ें नहीं चल रही हैं। ठीक है, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है, तो इसका जो जवाब होगा ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में अगला सवाल पूछ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि सरकार की स्कीम है, यानी कि इसके पॉजिटिव जो सकारात्मक पहलू हैं उस पर हम ध्यान देंगे। तो पहला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। बाप रे, तो पहला ही ऑप्शन बाउंसर हो गया। चलो इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। Among other things, will impart training in soft skills, entrepreneurship development, financial and digital literacy। यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से सॉफ्ट स्किल मतलब क्या होता है? बातचीत की, इंटरपर्सनल स्किल, आपका स्वभाव, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, इसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़त मिलेगी, उसको डेवलप करने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी, यानी कि ये एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है, तो इसको कर देते हैं पॉजिटिव, यानी सेकंड ऑप्शन हो गया सही। सेकंड ऑप्शन हो गया सही, तो हमारा कट गया ये वाला ऑप्शन। अब देखते हैं तीसरा, पढ़ते हैं। इट अलाइंस द competencies of unregulated workforce of the country to NSQF। अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स या इनफॉर्मल ट्रेनिंग को फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकेंगे। इनफॉर्मल ट्रेनिंग क्या होती है? जो आपने देखा होगा कि एक उस्ताद होता है, उसका एक चेला होता है। किसी भी दुकान पे मान लीजिए कि उस्ताद है, वो पंचर की दुकान पे काम करता है, तो उसके साथ एक चेला होगा जो उसको मदद करता होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो चेला गुरु के साथ रहते रहते सीख जाता है।
गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। गेटिंग इट? तो दैट इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ट्रेनिंग। तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग को फॉर्मल ट्रेनिंग से जोड़ेंगे हम, तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 2 and 3 तो होगा ही होगा। अब डाउट है कि पहला वाला है कि नहीं है, तो यहाँ पर भैया 50-50 है, यहाँ पर 50-50 है। इसके आगे आपकी किस्मत, डेस्टिनी, कर्म, जो भी कह लीजिए, आपके माँ बाप के कर्म, आपका दिन, लक, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो खैर इसका जो जवाब है वो है सी, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हैवी सैंड माइनिंग से जो नदियों में रेत का खनन किया जाता है उससे क्या असर पड़ेगा। तो सैंड माइनिंग क्या है? नेगेटिव चीज है, ठीक है। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव चीज का नेगेटिव असर होगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ द रिवर। देखो सैलिनिटी ऑफ द रिवर नेगेटिव चीज है, डिक्रीजिंग सैलिनिटी मतलब कि पॉजिटिव, समझ में आया। फिर पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन बढ़ेगा, क्या है ये? नेगेटिव है। फिर वाटर टेबल, जो जमीन में सतह के नीचे पानी है उसका टेबल नीचे चला जाएगा, पानी की समस्या हो जाएगी, तो ये भी एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज का नेगेटिव असर होगा, यानी कि इसका जो जवाब होगा 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। समझ में आई बात? इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, बस आपने देख लिया कि भैया सैंड माइनिंग खराब चीज होती है, खराब चीज का खराब नतीजा, यानी कि ये तो भैया सही चीज हो गई, तो ये होगा नहीं, पहला वाला होगा नहीं, यानी कि 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा देखिए, इसमें समझदारी और चालाकी में फर्क होता है। तो समझदारी दिखाएंगे, चालाकी नहीं दिखाएंगे। ज्यादा चालाकी लगाने से चीजें खराब हो जाती हैं। धूर्तता और चालाकी से दूर रहिए। एक सिंपल माइंडेड स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एंड यू विल नेवर फेल, यू विल नेवर गो रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल विल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर एक अच्छी चीज होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होना क्या है? नेगेटिव चीज है। तो कोई अच्छी चीज नेगेटिव असर तो करेगी नहीं। ऑर्गेनिक मैटर से किसी भी मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये तो एकदम सही बात हो नहीं सकती है। पॉजिटिव चीज नेगेटिव असर तो करेगी नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। एनी रोल पूछा है, बहुत ही बात कोई दावे के साथ कही जा रही है, ठीक है, असर्टिव स्टेटमेंट है, दावे के साथ कही जा रही है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब दो तो हो गए तो इससे सवाल हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। अब इसकी भाषा को ध्यान दीजिए कि लंबे समय तक इरिगेशन करने से हो सकता है कि कुछ खेतों की सैलिनाइजेशन, उसमें नमक खारेपन की समस्या आ सकती है, चांसेस हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है। प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट सही होते हैं। ये नॉन असर्टिव प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है। इसमें ये नहीं बोला गया कि इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कि कुछ खेतों में नमक की समस्या बढ़ जाए, तो एक प्रोबेबिलिस्टिक नॉन असर्टिव स्टेटमेंट है, एक माइल्ड भाषा का प्रयोग किया गया है। तो थर्ड विल बी आवर राइट आंसर, यानी बी विल बी आवर राइट आंसर। ये बी, डी नहीं होगा, ये बी होगा, ठीक है। चलिए 3D प्रिंटिंग के बारे में अगला सवाल पूछ रहा है कि 3D प्रिंटिंग से क्या होगा। तो भैया सब होगा, ठीक है। 3D प्रिंटिंग से कॉन्फेक्शनरी आइटम, टाफी बिस्कुट बनाने में मदद मिलेगी, कान वान बना लेंगे हम, और कार वार बना लेंगे। फिर सर्जरी के आइटम्स हम बना सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल, इसका किसी भी समय कितना भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो आने वाले समय में हो सकता है, अभी तक कान नहीं बनाया हो तो हो सकता है कि कान बना लें, ठीक है। 3D प्रिंटिंग से, अगर 3D प्रिंटिंग होती तो फिर
गणेश जी के सर कटने के बाद उनका सर भी बनाया जा सकता था, उसमें हाथी को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। उस समय 3D प्रिंटिंग नहीं थी, तो हो सकता है कि अगर 3D प्रिंटिंग होती तो गणेश जी हमें इंसान जैसे दिखाई देते, गजराज जैसे नहीं दिखाई देते। एनीवेज, अब नहीं था तो क्या करे, शिव जी के पास वही ऑप्शन था कि किसी हाथी का सर लाके उधर काट के लगा दो। अभी चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाई इज अ प्लांट कॉल्ड, जिसका नाम है प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा, आजकल अक्सर न्यूज में रहता है। अब देखिए, ये तो कोड ऊपर से खाज, एक तो चीजें याद नहीं रहती, ऊपर से प्लांट का साइंटिफिक नाम पूछ दिया है। मतलब ये क्या, मतलब क्या मजाक चल रहा है? अभी क्या उधर स्टूडेंट, क्या उधर सुपर ह्यूमन रोबोट एग्जाम दे रहे हैं, उधर साइंटिफिक नाम भी याद रखें, ठीक है। गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट तो याद नहीं रहता यूपीएससी एस्पिरेंट को, साइंटिफिक डेट, साइंटिफिक नाम प्लांट्स और एनिमल्स का कहाँ पता रहेगा। एनीवेज, तो प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा पूछा है। अब मान लो कि ये ऑप्शन आपको नहीं पता है, इस पौधे के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसका कॉस्मेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि लाली लिपस्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि बायोडाइवर्सिटी को, ये प्लांट जो है बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, जिस भी एरिया में ये ग्रो करता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को ये बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तीसरा है कि इससे हम पेस्टिसाइड बना लेंगे, इससे हम कीड़े मकोड़ों को मॉर्टिन, कछुआ छाप, ये सब टाइप की चीज़ें बना लेंगे जिससे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी भागेंगी, ठीक है। और चौथा है नन ऑफ दीज। तो अब देखिए, मैंने बताया था कि जब भी यूपीएससी सवाल पूछती है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ठीक है। किसी न किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो सवाल पूछा जाता है। जैसे कि हम जब देख रहे थे नेट मीटरिंग का सवाल देखा था, तो मैंने बोला था कि नेट मीटरिंग वाला जो सवाल है वो सोलर एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, वहां से सवाल पूछती है यूपीएससी, कहीं से भी नहीं पूछ देगी, और कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है उसी से पूछेगा। अब ये लाली लिपस्टिक बनाने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल होता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये मच्छर मक्खी भगाने के लिए एज अ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बनाएंगे, ये भी इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी, कि ये एक्चुअली क्या है, प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा एक इन्वेजिव स्पीसी है, ठीक है, आप पढ़ लेना। इन्वेजिव स्पीसी किसको कहते हैं? इन्वेजिव स्पीसी है जहां पर भी ये उगेगी वहां की जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। इन्वेजिव स्पीसीज में आप कबूतर भी जानते हैं, कबूतर है, फिर यूकेलिप्टस है, उसके अलावा कैटफिश जो होती है वो भी इन्वेजिव स्पीसीज। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में, अगले साल हो सकता है कि इन्वेजिव स्पीसी में से कुछ और चीजें पूछ दें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 93, क्वेश्चन नंबर 93। तो इसमें ऐसे 7 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा है कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी डिक्लेयर किया है, इनमें से कौन सी फसलों के ऊपर। तो मैंने बताया था जब हम 2013 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो ऐसे जो 6-7 ऑप्शन वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 6-7 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 6-7 स्टेटमेंट्स या 6-7 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक कमजोर कड़ी होती है जिसको, जैसे ही एक गुत्थी होती है, जैसे ही आपने उसको टच किया वो पूरी गुत्थी सॉल्व हो जाती है, पूरी गांठ खुल जाती है। जैसे कि हमने देखा था ई वेस्ट पूछा था, ई वेस्ट वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा 2013 का। ई वेस्ट में क्या था, बहुत सारे ई वेस्ट का नाम दिया था, उसमें प्लूटोनियम था। जैसे हमने प्लूटोनियम को हटाया वैसे ही हमारा ऑप्शन आ गया। तो सेम वे अगर आप इन सारे ऑप्शंस पर ध्यान देंगे तो कॉफी एक ऐसी चीज लगती है जो थोड़ा सा, जिसका एमएसपी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी छोटे मध्यम वर्गीय किसानों के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। कॉफी तो लार्ज प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है इसका, बड़े बड़े किसान इसको कॉफी उगाते हैं। आपने देखा होगा हिंदी पिक्चरों में जो हीरोइन का बाप होता है वो कॉफी उगाता है, जो हीरो का बाप होता है वो छोटी मोटी ये तेल वेल सरसों ये हल्दी वल्दी छोटे मोटे खेती करता है। गरीब होता है हीरो का बाप, हीरोइन का बाप बड़ा होता है कॉफी उगाता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए एमएसपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मार्केट प्राइसिंग, मार्केट ड्रिवन और एक्सपोर्ट ड्रिवन ये सारी एग्रीकल्चर होती है, तो इसमें एमएसपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हम 3 ऑप्शन हटाते हैं, आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन हटाते ही हमारा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन आप वो काली टी शर्ट वाली कोचिंग अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, वो काली टी शर्ट वाली, तो उसमें 50 एजुकेटर होंगे जो इस साल की 2020 की कितनी फसलों में एमएसपी आई है उसको रटा रहे होंगे बच्चों को। तो 50 फसलों में आई तो 50 फसलें रटाए पड़े,
उसके ऊपर 10-10 लेक्चर बनाए पड़े। बच्चों को ज़िंदगी एक तो ऐसी परेशान है, उनको और परेशान कर रहे हैं एमएसपी में फसलों की लिस्ट रटा रटा कर। अरे वो मकसद नहीं है यूपीएससी का भैया। यूपीएससी ये नहीं चाहती है कि आप यहाँ पर ये एमएसपी कौन कौन सी फसलें हैं उसकी लिस्ट याद करिए। यूपीएससी बस देखती है भैया तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस है क्या कि कॉफ़ी एक ऐसी फसल है जो थोड़ा बहुत अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको इतना तो आइडिया होगा, कॉफ़ी बड़े बड़े खेतों में होती है, वहाँ पे पैसे वाले किसान कॉफ़ी हो गया, चाय हो गई, इन सब जो फसलें हैं बड़े किसान करते हैं। उसमें एमएसपी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एमएसपी का भी आइडिया होगा कि बेसिकली एमएसपी के पीछे मकसद क्या है सरकार का, एम और गोल क्या होता है कि ताकि छोटे किसानों को सपोर्ट कर सके। मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एमएसपी लाई जाती है, न कि बड़े ऐसे किसानों को, रिच किसानों को सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही आपने थर्ड ऑप्शन हटाया आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट? तो एक देखिए छोटी सी थी गुत्थी थी जिसको आपने जैसे ही टच किया आपका ये पूरी गांठ खुलती हुई एक ही साथ पूरी गांठ खुल गई। ऑप्शन भी आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपीएससी ने साइंटिफिक तरीके से ऑप्शन सेट किए हैं। बस वो ये जानना चाहती कि क्या तुम्हारे पास ससुर तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस है कि कॉफी देखकर तुम्हारा थोड़ा दिमाग में कुछ खटके, एकदम ही बैल बुद्धि तो नहीं हो तुम। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, यहाँ पे आपकी थोड़े बहुत समझदारी टेस्ट करना यूपीएससी का मकसद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बर्ड, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पौधों की बीमारियां फैल सकती हैं? तो फैल सकने में तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। आज को हो सकता है कि चिड़ियों की वजह से और धूल की वजह से और हवा की वजह से बीमारियां फैलती हों, लेकिन कल साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पाया कि बारिश के पानी की वजह से भी पौधों की बीमारियां एक पौधे से ठीक है, एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ फैल रही है। तो ये हो सकता है ना, फ्यूचर में हो सकता है ये सारी चीजें। तो फ्यूचर में जब ये हो सकती है तो इसका ऑप्शन होगा डी। गेटिंग इट? फ्यूचरिस्टिक है तो हो सकने की संभावना है। ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर। तो दिस वाज माय लेक्चर। और इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले दो चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, पहली चीज और दूसरी चीज। पहली चीज क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जाओ पहले उसका सबूत लेकर आओ कि तुमने पहले मार्कशीट दिखाओ कि तुमने 6 बार प्रीलिम्स निकाला है। भैया देखो, एक तो पहली बात यह है कि ना मेरे पास मार्कशीट है वो 6 की, क्योंकि उसका कोई यूज़ होता नहीं है तो मैं उसको रख के करूँगा क्या? ठीक है, क्यों अपने जख्मों का म्यूजियम बनाने की तो कोई मतलब होता नहीं है, कोई भी नहीं रखना चाहता है। तो मेरे पास है नहीं, अगर होती भी तो मैं शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो कट सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो नीड, मतलब यार कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको काम की लगती है तो आप देखिए, नहीं काम की लगती तो मत देखिए। गलत चीज़ तो बताऊंगा नहीं मैं, पहली चीज़। और एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि किसी भी आप फील्ड में जाते हैं तो सक्सेस होने का एक ही मंत्र है कि उस फील्ड में कोई भी अगर सीनियर है जो आपसे थोड़ा भी ज़्यादा जानता है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उससे जानने की, सीखने की कोशिश करिए। आप आईपीएस भी बनते हैं तो आप वहाँ के कांस्टेबल से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेबल पिछले 20 साल से वहाँ पर काम कर रहा है और आपसे ज़्यादा जानता है उस क्षेत्र के बारे में। आपको लगा अरे भैया हम तो यूपीएससी क्लियर करके आए हैं और इतना बड़ा तोप चला के आए हैं, कांस्टेबल से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? तो आप कभी भी एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मतलब कुछ मुनाल पटेल के बारे में कुछ बोला है ऐसा जो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। देखो यार, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस पर्सन। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था इन बातों कहने का, लेकिन बस मेरी शिकायत इनसे यही है कि मैं इनको कभी अपना गुरु मानता था, बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, इनकी बातों को मैं मानता भी था। फिर वो देखा कि फिर वही पैसे के चक्कर में फिर वही काली टी शर्ट वाली कंपनी ज्वाइन करके फिर वही काम किया उन्होंने। दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अगर आप क्लासिकल डांसर हैं और क्लासिकल डांसर के रूप में आपकी अगर इज्जत है तो आप फिर वो भांगड़ा करना और ये सब जाके पैसे के लिए इधर उधर जाके पार्टियों में नाच गाना, ठुमका लगाना अच्छा लगता है क्या? ठीक है, तो क्लासिकल डांसर है तो क्लासिकल डांस करिए, आपकी इज्जत उसी चीज़ से थी। अच्छा लगता है क्या कि मैं मृणाल पटेल, आप ज्वाइन कीजिए, 10% का 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप कूपन कोड मेरा ये यूज़ कीजिए, ये सब मतलब एज अ टीचर आपकी इतनी टावरिंग पर्सनालिटी है, ये सब अच्छा लगता है कि आपके मुंह से। तो वही है कि कभी मोहब्बत थी जो आज थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि एक नफ़रत जैसी है। मतलब नफ़रत भी नहीं बोलेंगे, मतलब आई डिसलाइक दैट अप्रोच। आप खुद अपना चलाते, बहुत सारे लोग और जोड़ सकते थे,
आप क्विक मनी बनाने के चक्कर में आप ये सब काम करते हो जो आपको शोभा नहीं देता है बेसिकली। तो ये बात थी। मैं ऐसा कोई मेरा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, और मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो ही वॉज द ओनली पर्सन जो मुझे गाइड कर रहे थे ऑनलाइन, ठीक है। मतलब एक्टिवली नहीं, कम से कम वो उनके ब्लॉग्स में पढ़ता था, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी लगा था। तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से वापस अपने उस पर लौटें और अपना खुद का कुछ करें, ठीक है। वो ऐसे बैठ के उधर वो सब उनके मतलब नहीं जाता है उनके साथ, उनकी इमेज के साथ शोभा नहीं देता है। तो ये बात है। खैर एनीवेज, तो दिस वाज माय लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लाइक और कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक है, कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करूँ तो वो भी जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे आपसे कुछ सीखने का मौका मिले, आपको मुझसे सीखने का मौका मिलता है वैसे ही। तो आपके फीडबैक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज़ ऑलवेज राइट एट एवरी पॉइंट। I just try to learn from your comments and your feedback. तो प्लीज़ डू ऑल दीज थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा मैंने बताया था, पब्लिक एड का ऑप्शनल मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी सिनॉप्सिस आईएएस पे, तो उसको भी जरूर देखिएगा। यू विल डेफिनेटली लर्न गुड थिंग्स, मेनी गुड थिंग्स देयर, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। 2019 का पेपर हम आगे डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ में। तो थैंक यू।